हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इस क्लास में हम लोग कवर कर रहे थे दोस्तों यूपी पीसीएस और यूपी आरओ एआरओ एग्जाम जो आपका 11 फरवरी को आयोजित होने वाला है, जिसके लिए करंट अफेयर्स की सीरीज को शुरू किया गया था, जिसमें ऑलरेडी पहली क्लास हम लोगों ने कल कवर की थी, जिसमें नेशनल करंट अफेयर्स को कवर किया था। और आज उसकी सेकेंड क्लास होगी जिसमें हम नेशनल करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग इंटरनेशनल करंट अफेयर्स शुरू करेंगे और उसके बाद इकोनॉमिक्स। तो ये जो करंट अफेयर्स बेस्ड है, ये दो मैगजीन पर आधारित है। जो आपकी घटनासार अर्धवार्षिकी जो आई है जुलाई से लेकर दिसंबर तक की, और साथ ही साथ जो फरवरी से अगस्त तक आई थी, तो पूरी की पूरी करंट अफेयर्स इसमें शामिल रहेगी। और साथ ही साथ घटना चक्र ई दृष्टि जो जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक की पूरे के पूरे करंट अफेयर्स को अपडेट इसमें किया जा रहा है। तो अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं वो तो हमने कवर किए घटनासार से, और लास्ट में कुछ टॉपिक और भी आपको देखने को मिलेंगे जो घटना चक्र पे आधारित होंगे ई दृष्टि मैगजीन पे। इससे क्या होगा कि दोनों ही मैगजीन को बहुत ही बेहतर तरीके से और बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड पिन पॉइंट तरीके से इसको कवर किया जाएगा, जो कि हैंड रिटन नोट्स में मैं खुद तैयार करवा रहा हूँ। और इवन कि जहां तक मुझे टाइम मिल पा रहा है मैं तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि तबियत भी थोड़ी ठीक नहीं चल रही अभी मेरी। तो हमारी टीम मेंबर मिलकर इसे तैयार कर रहे हैं, और जो कि आपको लास्ट टाइम तक, चाहे आपके यूपी पीसीएस का एग्जाम हो या आरओ एआरओ का, जो बहुत ही बार आप रिवीजन कर लोगे मल्टीपल टाइम, और कचरा मटेरियल हटा के केवल एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी चीजों पे ही बेस्ड होकर ये क्लास चलाई जा रही है, जिसकी ऑलरेडी पहली क्लास हमने पोस्ट कर दी है। आप उसे देख लीजिएगा, कल ही आई है 16 तारीख को, और आज है 17, जो कि ये सेकंड क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम लोगों ने कल लगभग 20 से 22 टॉपिक पढ़ लिए थे, ये सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए थे। तो कल हम लोगों ने इसको कंप्लीट करते हुए बाघ अभ्यारण्य पे रोका था, टॉपिक नंबर 23। और जैसे ये नेशनल हमारा घटनासार से कवर हो जाएगा, तो इसके बाद हम घटना चक्र ई दृष्टि से जो कुछ इंपॉर्टेंट और टॉपिक होंगे उसको भी इंक्लूड करते हुए हम इसे शुरू करेंगे। और अगर आप इसकी पीडीएफ को लेना चाहते हो, पीडीएफ को आप परचेस कर सकते हैं। तो दिए गए वीडियो के नीचे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके 18 तारीख के बाद अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो नो डाउट आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और 18 तारीख से पहले देख रहे हैं 17 को या 18 तारीख को, तो ये पीडीएफ आपको 1 से 2 दिन में वहां पे अवेलेबल कर दी जाएगी। साथ ही साथ जो घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स हमारी सीरीज चल रही है, तो आप उसकी भी पीडीएफ को परचेस कर सकते हो। उसकी भी इंफॉर्मेशन नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, क्योंकि मैगजीन में क्या होता है ना कि पूरी की पूरी डिटेल दी होती है, और उस चीज को बार बार पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वहां से 1 या 2 लाइन होती है इंपॉर्टेंट जो हमारे एग्जाम के लिए होती है, बाकी कहानी होती है, और कहानी जान के हमें कहानीकार नहीं बनना है। तो बाघ अभ्यारण्य से संबंधित एक प्रश्न बन सकता है कि अभी हाल ही में भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य की घोषणा की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। तो एमपी का जो दामोह जिला है, वहां का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य बनेगा देश का, और ये भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य हो जाएगा। जबकि एमपी की बात करेंगे तो एमपी में 7वां ये बाघ अभ्यारण्य हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा, क्या चीजें होंगी, ये सारी चीज हम देखेंगे कि केंद्र सरकार ने नोरादेही अभ्यारण्य को दामोह जिले के दुर्गावती अभ्यारण्य में विलय कर दिया है। जो दामोह जिले के निकट में नोरादेही अभ्यारण्य था, इसको विलय कर दिया गया दुर्गावती अभ्यारण्य में। और दुर्गावती कहाँ पे था, दामोह में था। तो इस तरीके से जो इनका क्षेत्रफल हो जाएगा, जो एरिया हो जाएगा, वो 2300 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं एमपी के कूनो नेशनल पार्क की बात करूं, कूनो राष्ट्रीय उद्यान की, तो उसका एरिया कितना है, लगभग 700 प्लस किलोमीटर स्क्वायर है। इट मीन्स की 4900 स्क्वायर हो गया, ठीक है, 749 हो जाता है। तो ये 2300 किलोमीटर स्क्वायर है। तो इतना बड़ा क्षेत्रफल में ये बाघ अभ्यारण्य है, जो कि भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य है। अब आपके लिए कमेंट सेक्शन में आपको प्रश्न देता हूं कि 13वां जो 53 नंबर पे बाघ अभ्यारण्य था वो कौन सा था, वो आपको बताना है। तो ध्यान देना कि भारत का सबसे बड़ा जो बाघ अभ्यारण्य बन रहा है वो कहां बन रहा है, एमपी में दामोह जिले में दुर्गावती और नोरादेही के मिलन के बाद। आगे देखते हैं। मेडिटेशन सेंटर का अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, बनारस में सारनाथ से मुश्किल से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, और ये दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है, जहां पे लोग ध्यान मुद्रा में बैठ के ध्यान लगा सकते हैं। बहुत ही पीसफुल जगह है, और ये कमल की आकृति में बना हुआ मंदिर है। आप इसको जरूर विजिट करिएगा, मैंने विजिट किया है, आप लोग भी विजिट करिएगा। 18 दिसंबर 2023 को मोदी जी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर स्वरवेद, इसको हम लोग स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया गया। ध्यान देना, इसमें महामंदिर वर्ड भी यूज किया जा रहा है, और ये वाराणसी में स्थित है। 7 मंजिला यह मंदिर है,
जो कमल के फूल की आकृति में तैयार है। आप इसे गूगल पर विजिट कर सकते हो, देखोगे आप सर्वेद मंदिर, जब आप डालोगे स्वर्वेद मंदिर वाराणसी का, तो गूगल पे आप देखोगे बहुत ही खूबसूरत नज़ारे के साथ इसको तैयार किया गया है और बेहद ही खूबसूरत लगता है। एक बार में कम से कम 5 से 10 हजार लोग वहां पे बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं, अपना ध्यान कर सकते हैं, 7 मंजिले पे बैठ सकते हैं, मतलब हर एक लेवल बना हुआ है और वहां जाके आप कर सकते हैं। तो दुनिया का ये सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर खोला गया। और अब हम देखते हैं दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर। तो भाई दुनिया का सबसे बड़ा जो मंदिर है, मंदिर किससे संबंधित है? हिंदू धर्म से संबंधित है। तो हिंदू धर्म की अगर हम बात करें तो भारत के बाहर सबसे बड़ा जो हिंदू मंदिर है वो अंकोर वाट मंदिर है, जो कि कंबोडिया में है और ये 500 एकड़ में निर्मित है। हालांकि इसकी पूरी जानकारी हमने अंतर्राष्ट्रीय वाले सेगमेंट में भी कंप्लीट की है, जो अगली क्लास में मिलेगी, लेकिन यहाँ पे बस मैं आपको जानकारी दे दूं, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था 12वीं शताब्दी में। कंबोडिया के शासक थे उस समय, तो वहां पे अंगकोर वाट मंदिर का निर्माण कराया गया है और ये 500 एकड़ क्षेत्र में बना हुआ है। लेकिन अभी जो दूसरा बनाया जा रहा है वो अमेरिका में दूसरा बड़ा मंदिर स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर बन रहा है, जो कि 183 एकड़ में। तो अंकोर वाट चर्चा में नहीं था, बल्कि चर्चा में था अमेरिका का, क्योंकि अंकोर वाट तो पहले से बना हुआ है, लेकिन ये भारत के बाहर सबसे बड़ा मंदिर है। और दूसरे नंबर पे आता है अमेरिका में बनने वाला ये अक्षरधाम नया मंदिर। और जो दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर है दोस्तों, वो कितने एकड़ में? वो 100 एकड़ में फैला हुआ है। तो इसी की एक शाखा के रूप में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर की स्थापना अमेरिका में की जा रही है। यहां तक चीज क्लियर हो गई? देखिए, चीजों को रटने के साथ साथ ना हमें क्या करना होता है, समझना होता है, थोड़ा सा उसको कनेक्टिंग करना होता है, कि ताकि नए नए पॉइंट के साथ वो कनेक्ट हो पाए, ताकि आपको चीजें याद हो सकें इजीली। वरना बहुत सारे करंट अफेयर्स के तरीके क्या है, आप वन लाइनर की तरह रटते जाओ, घटना सार को भी लोग रट रहे हैं, घटना चक्र को भी रटेंगे। तो बेहतर ये होता है कि आप उसको एग्जाम्पल के तौर पे आसपास की घटनाओं के साथ अगर आप जोड़ के पढ़ते हो तो चीजें याद हो जाती हैं, और फिर आप अगर उसका रिवीजन भी करोगे ना तो आपको बेहतर तरीके से तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे सिल्क यारा सुरंग, ये सुरंग चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले आपने सुना होगा कि उत्तराखंड की एक सुरंग में लगभग हमारे 41 श्रमिक जो है कि फंसे हुए थे, जहां पे काफी जद्दोजहद के बाद 14 से 15 दिन बाद उन्हें सुरक्षित निकाला जा सका। तो उत्तरकाशी स्थित निर्माणाधीन सिल्क यारा सुरंग, तो ये इसका नाम ही है सिल्क यारा सुरंग। तो पहला प्रश्न बन जाएगा कि ये किस राज्य में स्थित है? तो आप देखोगे उत्तराखंड में स्थित है। और यहाँ पे 41 श्रमिक जो है कि 17 दिन बाद बाहर निकाले गए, जिसमें यूपी के भी 8 श्रमिक इसमें शामिल थे। और इस बचाव अभियान में रैट माइनर का प्रयोग किया गया, और इस रैट माइनर तकनीक या इस मशीन का प्रयोग सामान्यतः कोयले की खदान में किया जाता है। हालांकि इसको प्रतिबंधित भी कर दिया गया भारत में, लेकिन कोयले की खदान में कभी कभी इसका प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे राहत बचाव कार्य के लिए सिल्क यारा सुरंग में भी इसका प्रयोग किया गया। तो इसलिए रैट माइनर जो है कि चर्चा में आ गई। तो आपसे प्रश्न पूछ लेगा, सिल्क यारा सुरंग अभी हाल ही में बहुत चर्चा में थी, कौन से राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। फिर अब हम देखेंगे तंजानिया के राष्ट्रपति जी के बारे में बात करेंगे। हालांकि तंजानिया के राष्ट्रपति का जो प्रश्न था, सीधा प्रश्न पूछा गया था यूपीपीसीएस 2022 में कि तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी, ये प्रश्न आया हुआ था। और उस समय भी मैंने इस चीज को करंट अफेयर्स में कवर किया था, लोगों को बताया भी था, पढ़ाया भी था। तो ये सीधा प्रश्न पूछा गया था। अब यहाँ पे राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन, ये नाम पे मत जाइएगा, ये एक महिला है। 8 से 10 अक्टूबर 2023 को भारत की यात्रा पर थी। पीएम मोदी ने 2016 में तंजानिया की यात्रा की थी, और उसके बदले में ये हमारे यहाँ 2023 में आती है। तो इन दोनों ही देशों के बीच एक सबसे इंपॉर्टेंट जो समझौता हुआ वो ये हुआ कि तंजानिया में जो जंजीबार आइलैंड है जो आपके हिंद महासागर में है, यहाँ पे आईआईटी मद्रास के परिसर की स्थापना की जाएगी। तो जांजीबार में, तंजानिया में आईआईटी मद्रास का एक परिसर खोला जाएगा, कॉम्प्लेक्स खोला जाएगा। और साथ ही साथ तंजानिया आईबीसीए और जीबीए में शामिल हो गया। आईबीसीए क्या होता है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ये क्या होता है? ये आपका जितने बिग कैट होते हैं, जैसे जगुआर, लेपर्ड, चीता, टाइगर, लॉयन, तो ये सब बड़ी बिल्ली, छोटी बिल्ली तो हमारे घरों में होती है जो घूमती रहती है, दूध पी जाती है लोगों के घरों में घुस के, वो छोटी बिल्ली होती है। लेकिन उसी की बड़ी ब्रीड होती है जिसको हम लोग बिग कैट कहते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पर इन बिग कैट को सुरक्षित रखने के लिए, इनके संरक्षण करने के लिए एक आईबीसीए अलायंस बनाई गई, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसमें भी हाल ही में भूटान भी शामिल हुआ। कल की क्लास में मैंने बताया भी था भूटान के बारे में, और तंजानिया भी इसमें शामिल हो गया है। वहीं जीबीए की बात करेंगे। हालांकि जीबीए के बारे में हम डिटेल से इंटरनेशनल वाले सेगमेंट में पढ़ेंगे, क्योंकि G20 समिट जब हुई थी भारत में सितंबर 2023 में, तो उस दौरान इसको लॉन्च किया गया अमेरिकी राष्ट्रपति, भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा। तो उसमें डिटेल से हम वहां पढ़ेंगे। बस इतना जान लीजिए कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस,
जो कि वैश्विक स्तर पे जो बायोफ्यूल है, जैव ईंधन है, इसके लिए एक समझौता किया जा रहा है कि हम जीवाश्मिक ईंधन से अपनी निर्भरता को कम करते हुए हम किसकी तरफ मूव करें, नवीकरणीय संसाधनों की तरफ, बायोफ्यूल की तरफ मूव करें। तो जीबीए का भी अलायंस किया गया G20 में ही, और इसमें तंजानिया भी शामिल हो गया है। और साथ ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जेएनयू विश्वविद्यालय, जो कि नई दिल्ली में स्थित है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी इन्हें दी गई, तंजानिया के राष्ट्रपति। और ये पहली बार उपलब्धि होगी कि जेएनयू ने किसी महिला को डॉक्टरेट की उपाधि दी है, यानी मानद उपाधि प्राप्त करने वाली वो पहली महिला होंगी जिन्होंने जेएनयू से प्राप्त किया। अदरवाइज जेएनयू ने बहुत सारे लोगों को डॉक्टरेट की उपाधि दी, लेकिन वो पुरुष थे। ये पहली महिला होंगी जिनको ये दी गई है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है। तो इस तरीके से जो जो प्रश्न बन सकते हैं वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। ये नहीं कि बस केवल रटना ही नहीं है, रटने के साथ आपको ये ध्यान देना है कि कौन सी चीजें कहाँ पर किस तरीके से प्रश्न एग्जामिनर घुमा के बना सकता है। अब जैसे कोडेक्स एलिमेंटियरिस कमीशन, CAC, ठीक है, CAC की बात करें तो ये यूएनओ की एक संस्था है, सबसे पहली चीज आपको समझना है। और इसका मुख्य काम क्या होता है, तो ये खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानक निर्धारण निकाय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो खाद्य की सुरक्षा के बारे में बात होती है, उसके गुणवत्ता के मानक के बारे में बात होती है, तो CAC, कोडेक्स एलिमेंटियरिस कमीशन के द्वारा तय किया जाता है। और ये यूएनओ की संस्था है। बात आती है कि ये आखिरकार चर्चा में क्यों है, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसकी जो अभी हाल ही में रोम इटली में जो बैठक हुई थी, वहां पे भारत को एशियाई प्रतिनिधि के रूप में सर्वसम्मति से चुना गया। जैसे होता क्या है कि एशिया से, लैटिन अमेरिका से, अफ्रीका से, अमेरिकी देशों से, यूरोप से, अलग अलग क्षेत्रों से एक एक देश को प्रतिनिधि के रूप में चुना जाता है कि भाई आप इस देश का रिप्रेजेंटेटिव करेंगे। तो एशियाई क्षेत्रों से चाइना, जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत ने इसमें सर्वसम्मति से जो है कि मतदान जीता, और भारत को एशियाई प्रतिनिधित्व के रूप में, यानी एशिया में अगर खाद्य सुरक्षा गुणवत्ता से संबंधित कोई भी मानक तय किया जाएगा तो उसमें भारत की भूमिका बढ़ेगी, भारत से पूछा जाएगा। और इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि जो भारत के छोटे छोटे जो खाद्यान्न सामग्री है जिसको हम फॉरेन में नहीं सेल कर पाते थे, तो अब उसके लिए सुरक्षा मानक तय किए जाएंगे और भारत इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, और जिससे भारत का खाद्यान्न के स्तर में जो निर्यात होगा वो और तेजी से ग्रो करेगा। तो ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका को दर्शाता है। तो कोडेक्स एलिमेंटियरिस कमीशन में एशियाई प्रतिनिधि के रूप में भारत को चुना गया है। अब यहाँ पर वायुसेना की बात करें, क्योंकि वायुसेना के ध्वज को भी परिवर्तित किया गया है, तो चर्चा में था कि भारतीय वायुसेना का जो नया ध्वज है, जो 8 अक्टूबर 2023 को 91वीं वर्षगांठ पर मिला। ध्यान देना कि जब उनकी 91वीं एनिवर्सरी थी, तब जाके भारतीय वायुसेना का एक नया ध्वज तैयार हुआ। और ये वायुसेना अध्यक्ष VR चौधरी ने बमरौली प्रयागराज में अनावरण किया। तो ये आपका यूपी स्पेशल भी प्रश्न बन सकता है, क्योंकि बमरौली कहाँ पे है, प्रयागराज में है। बमरौली एक जगह है, एयरबेस कमान है वहां पे। और वहीं पर जो वायुसेना के अध्यक्ष थे VR चौधरी साहब, इन्होंने नया जो फ्लैग मिला है उसका अनावरण किया और उसमें दिखाया कि क्या क्या उस फ्लैग में शामिल किया गया है। तो वायुसेना को नया फ्लैग अपना मिल चुका है। इसमें एक वर्ड लिया गया, स्टेटमेंट लिया गया, जो भगवत गीता के अध्याय 11 से लिया गया, नभ स्पर्श दीप्तम ईगल। ये इसका आदर्श वाक्य है, जिसका मतलब है कि वैभव के साथ आकाश को छुओ, यानी अपनी ऊंचाइयों को बढ़ाइए, लेकिन अपनी प्रतिष्ठा और अपने वैभव के साथ बढ़ाइए। ये नहीं कि आप किसी भी गलत काम से या कोई आतंकवादी गतिविधि करके अपनी वाहवाही लूट रहे हो, नहीं। आप श्रेष्ठता के साथ, प्रतिष्ठा के साथ, सम्मान के साथ, तब आप वैभव के साथ आकाश को छुइए, यानी आकाश की ओर ऊपर बढ़िए। और ये हिमालयी ईगल का इसमें एक चित्र देखने को मिलेगा आपको। आप अगर इसे गूगल पे विजिट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा हिमालयी ईगल। देखिए, जो चीजें मैं कह रहा हूं आप गूगल पे विजिट कर लीजिए, क्योंकि वो प्रश्न अगर आपसे बन जाएगा ना, तो आपने एक बार अगर उसे इमेज में देखा होगा तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी, चीजें याद हो जाएंगी। तो इसलिए इसमें हिमालयी ईगल भी देखने को आपको मिलता है। अब एक अधिनियम आया था, जन्म मृत्यु अधिनियम, जिसमें कुछ खास नहीं था, बस इस जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 में पारित हुआ। जब संशोधन वर्ड है तो नो डाउट पहले से कोई अधिनियम होगा। वो अधिनियम था 1969, जिसको ये रिप्लेस करेगा। और रिप्लेस करके क्या कर रहा है कि अब जो भी जन्म प्रमाण पत्र बनेगा या मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा, तो उसमें आधार कार्ड को अनिवार्य बनाता है। इट मीन्स कि अब आधार कार्ड अगर आप जो बनवाओगे, ध्यान देना कि जो छोटे बच्चों का आधार कार्ड बनता है, हालांकि जिसका बन चुका बन गया है, लेकिन अब किसी बच्चे का आधार कार्ड बनना है तो आधार कार्ड पहचान पत्र होता है, उसमें जो भी डेट ऑफ बर्थ मेंशन की जाती है, फिर जनरली हम उसी डेट ऑफ बर्थ को हर जगह यूज करते हैं कि पासपोर्ट में, वोटर आईडी कार्ड में, पैन कार्ड में, ड्राइविंग लाइसेंस में, जनरली उसी यूज कर रहे हैं, क्योंकि आधार कार्ड आपका एक बेसिक डॉक्यूमेंट हो गया है जो हर जगह आपकी आईडी प्रूफ के रूप में
काम कर रहा है। लेकिन बहुत बार होता है आधार कार्ड में हम डेट ऑफ बर्थ चेंज करते रहते हैं, तो अब इस डेट ऑफ बर्थ को चेंज न किया जाए और इसके लिए अब जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र कंपलसरी कर दिया गया है। तो ध्यान देना कि आधार कार्ड अब नए बच्चे का तभी बनेगा जब उसके पास एक जन्म प्रमाण पत्र होगा, या किसी व्यक्ति का आधार कार्ड बना हुआ है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र जब बनेगा तो उसमें आधार कार्ड कंपलसरी है, ताकि पता चल सके कि इस व्यक्ति की मृत्यु कब हुई और कितने साल पर हुई। तो बस इतना ही एक संशोधन किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन टॉपिक सभी लिखने थे इसलिए मैंने इसको लिखा। अब हम बात करेंगे चंद्रयान 3, जो कि सितंबर में हमें पूरे विश्व में भारत को गौरवान्वित होने का मौका मिला चंद्रयान 3 से। तो उसके बारे में जरा जानकारी कलेक्ट कर लेते हैं। क्या जानकारी है? सबसे पहले कि 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया गया था इसे श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से। लेकिन हम लोगों ने कब देखा लाइव? सितंबर में देखा था। क्यों? क्योंकि सितंबर में चंद्रयान चंद्रमा की सतह पर लैंड करता है। अब यहां से कब छोड़ दिया गया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चंद्रमा पे कब पहली बार उतरा वो इंपॉर्टेंट है। तो 41 दिन के बाद 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर उतरा। सॉरी, सितंबर में बोल रहा था, अगस्त में उतरा था। तो 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर उतरा और यूएसए, चीन और रसिया के बाद भारत चौथा ऐसा देश बन गया जो चंद्रमा की सतह पर कोई एक अपना चंद्रयान लॉन्च किया। क्योंकि चंद्रयान 1 भी हमारा फेल हो गया, सेकंड भी फेल हो गया, लेकिन थर्ड में हालांकि हम वहां पे उतरे, सॉफ्ट लैंडिंग की हमने। और इसमें जो यूज किया गया था लॉन्च व्हीकल, जिसका नाम है LVM-3 MK4, इससे प्रक्षेपित हुआ था, जिसका पुराना नाम है GSLV Mark 3। हालांकि ये अब नाम ना पूछ के एग्जामिनर LVM-3 MK4 करके पूछ सकता है कि चंद्रयान 3 को जो भेजा गया वो लॉन्च व्हीकल कौन सा था। और इसी अवसर पे 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। और जिस पॉइंट पर, यानी चंद्रमा के जिस दक्षिणी गोलार्ध पे या जिस दक्षिणी पॉइंट पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी हमारे चंद्रयान 3 ने, उसका नाम रखा गया है शिव शक्ति। तो ध्यान देना, शिव शक्ति। और इसी तरीके से चंद्रयान 2 का जो विक्रम जिस पॉइंट पर जाके टकरा गया था, क्रैश हो गया था, उतर नहीं पाया था लेकिन वहां क्रैश हो गया था, तो वहां पर भी एक नामकरण किया गया तिरंगा पॉइंट। तो चंद्रयान 2 जहां पर टकराया था उसे तिरंगा पॉइंट कहेंगे, और चंद्रयान 3 जहां पर उतरा उसे शिव शक्ति पॉइंट कहा गया है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने होंगे। अब आते हैं हम G20 शिखर सम्मेलन। हालांकि इसको मैंने पिछली बार भी करंट अफेयर्स में बहुत अच्छे से डिटेल कवर किया था, और यहां पर भी हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को कवर करेंगे। पिछली बार मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ाते हुए ये कहा था कि ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा कि यूपी के किन 4 शहरों में G20 की समिट हो रही है, और वो प्रश्न एज इट इज 2023 के PCS प्रीलिम्स में रखा हुआ था। इस बार भी इसकी संभावना बन सकती है, क्योंकि आरओ में अक्सर होता है PCS के क्वेश्चन एज इट इज कॉपी कर लिए जाते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो सबसे पहली बात हम देखेंगे कि भारत ने 17वें सम्मेलन 2022 में इंडोनेशिया से इसकी सदस्यता ली थी। तो भारत में जो शिखर सम्मेलन हो रहा था वो था 18वां, लेकिन इसको सदस्यता कहां से मिली थी? इंडोनेशिया से मिली थी 17वें शिखर सम्मेलन में। और इसने सदस्यता ग्रहण की थी 1 दिसंबर 2022 से लेकर 1 दिसंबर 2023 तक की पूरी सदस्यता भारत के पास थी। और 18वां जो शिखर सम्मेलन जब हुआ तो वो नई दिल्ली में हुआ था 9 से 10 सितंबर 2023 को। ऐसी अफवाह भी आई थी कि उस समय दिल्ली को बंद रखा जाएगा, लेकिन दिल्ली को बंद नहीं रखा गया, सारी कार्यप्रणाली चलती रही और G20 का शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया गया। और जब 19 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो 90वां जो 19वां शिखर सम्मेलन 2024 में आयोजित होगा वो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित होगा। तो 17 पता चला, 18 पता चला, 19 पता चला। अब आगे अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं कि यूपी के 4 प्रमुख शहरों में जहां पे इनकी समिट हुई थी, तो लखनऊ था, वाराणसी, आगरा, ग्रेटर नोएडा। अगला पॉइंट इसकी थीम को लेकर है कि वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम थी, जिसको इंग्लिश में हमने कहा वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। यानी हमारे पास एक पृथ्वी है, एक परिवार है और एक भविष्य है। हम पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में देखते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरी वसुधा, पूरी पृथ्वी हमारा एक परिवार है, कुटुंब है, एक परिवार है जिसके हर सदस्य का एक भविष्य है, और उस भविष्य को सुरक्षित रखना उस परिवार के ही सदस्यों की जिम्मेदारी है। अर्थात पृथ्वी के भविष्य को सुरक्षित रखना पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की ही जिम्मेदारी है। फिर उसमें हम भी आते हैं और आप भी आते हैं, सरकार भी आती, दुनिया भी आती, तो सभी की जिम्मेदारी है। अब यहां पर एक प्रश्न बन सकता है, क्योंकि बहुत बार डिबेट हो रहा था कि रूसी राष्ट्रपति आएंगे या नहीं आएंगे, व्लादिमीर पुतिन। हालांकि उनके खिलाफ एक चार्जशीट फाइल है, यानी कि जिस भी देश में वो जाएंगे तो वहां पे उनको अरेस्ट करना पड़ जाएगा। तो भारत के सामने भी ये मजबूरी थी, और इस वजह से वो SCO की मीटिंग में भी नहीं गए, भारत में भी नहीं आए G20 में। तो प्रश्न बन सकता है कि रूसी राष्ट्रपति नहीं पहुंचे तो उसकी जगह किसको भेजा गया। इसी तरीके से चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं आए तो उसकी जगह किसे भेजा गया। ये ऐसे डिबेट वाले पॉइंट है जहां पे एग्जामिनर की नजर जा सकती है और हो सकता है एस्पिरेंट की नजर न जाए G20 में।
तो पहला पॉइंट है कि रूसी राष्ट्रपति की जगह विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव शामिल हुए थे, और इसे आप याद रखना, एससीओ की मीटिंग में भी यही गए थे। और चीनी राष्ट्रपति की जगह वहां पे पीएम गए थे, वहां के ली क्यांग। तो इन दोनों को जरा याद रख लेना कि रूस की तरफ से कौन आया और चीन की तरफ से कौन आया। और इसमें एक 21वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है अफ्रीकन यूनियन, और जिसमें ऑलरेडी 55 देश शामिल है, लेकिन यहां पर हम अफ्रीकन यूनियन के नाम से इसे जानेंगे और यही 21वां सदस्य होगा। और इसके साथ ही G20 में दो ऐसे संघ हो चुके हैं जहां पर दो यूनियन शामिल है, एक आपका यूरोपीय यूनियन शामिल है और दूसरा आ गया आपका अफ्रीकन यूनियन। यूरोपीय यूनियन में भी लगभग 30 देश हैं और अफ्रीकन यूनियन में भी लगभग 55 देश हैं। तो इस तरीके से अब ये G20 ना होकर G21 हो गया, और इसमें अन्य लोग भी शामिल हुए थे जो इंपॉर्टेंट संस्थाएं हैं, जैसे यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुतरेस साहब शामिल हुए थे। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रमुख थे टेड्रोस गैब्रियेसस, ये भी शामिल हुए थे। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो निदेशक थी क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, यह भी इसमें शामिल थी। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष, जो कि भारतीय मूल के अध्यक्ष हैं, हालांकि ये अमेरिका में रहते हैं, तो अजय बंगा साहब, इनका संबंध पंजाब से है, और अजय बंगा साहब ये वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। और WTO के महानिदेशक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की नागोजी ओंको-इवेला भी इसमें शामिल हुई थी। तो ये कुछ प्रमुख लोग भी थे जो G20 के समिट में भारत में शामिल हुए थे। और G20 में और कौन कौन से प्रमुख काम हुए, तो पहला काम हुआ DPI मतलब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यक्रम को मंजूरी दी गई, इसमें यह याद रखना है। दूसरा, भारत एवं अमेरिकी सहयोग से GBA ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, जो मैंने अभी आपको बताया कि तंजानिया इसमें शामिल हो गया है, तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाने की घोषणा की गई। और वैश्विक नेता राजघाट में गांधी जी की श्रद्धांजलि को अर्पित करते हैं, मतलब गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, क्योंकि उसी समय सितंबर से पहले ही जुलाई अगस्त में यमुना नदी के उफान पे होने की वजह से दिल्ली में बाढ़ आई हुई थी। और आपने बहुत सारे मीडिया चैनल के माध्यम से सुना भी होगा कि क्या होगा अगर वैश्विक नेता गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण मतलब श्रद्धांजलि देने जाएंगे और वहां पे राजघाट पे कमर के ऊपर तक, इवन की गर्दन तक पानी भरा हुआ था, गर्दन तक पानी भरा हुआ था। तो ऐसे में ये पानी कब निकलेगा, कैसे व्यवस्था होगी, दिल्ली सरकार इसके लिए क्या करे, केंद्र सरकार क्या करे, क्योंकि अगले 2 महीने बाद सितंबर में समिट होनी थी। और बात वही हुई, हालांकि बाढ़ का पानी तो निजात पा लिया गया, पूरी सड़कें साफ हो गई। और वैश्विक नेता, क्योंकि हमारे महात्मा गांधी जी एक वैश्विक स्तर पे जो है कि आचार्य, गुरु, महंत, जो भी आप कह सकते हैं, बहुत ही सम्मानी दर्जा प्राप्त है। तो सभी वैश्विक नेताओं ने गांधी जी की राजघाट पर जाके श्रद्धांजलि अर्पित की। तो प्रश्न बन सकता है कि G20 में आए प्रमुख जो वैश्विक नेता थे वो किसकी श्रद्धांजलि देने गए थे, मतलब किसकी प्रतिमा पर गए थे आना देखने के लिए, तो गांधी जी की हो गई। और G20 की अध्यक्षता का जो प्रतीक होता है ना, जैसे एक हथौड़ा टाइप का होता है, जैसे ऑर्डर कोर्ट में जो बोला था ना एक हथौड़ा, वो G20 की समिट का प्रतीक होता है। जिस भी देश की बारी होती है अगले समिट कराने की, तो उसके देश को सौंपा जाता है। तो मोदी जी ने इसके प्रतीक गेविल, ध्यान देना गेविल इसको कहा जाता है, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को दे दिया था, क्योंकि अगला रियो डी जेनेरियो में 19 नंबर का 2024 में समिट होने वाला है। तो लूला डी सिल्वा को दिया गया था। वहीं चाइना का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, जिसको हम लोग वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव भी कहते हैं, BRI भी कहते हैं, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, इसको काउंटर करने के लिए अमेरिका और भारत ने संयुक्त रूप से, अमेरिका और भारत ने, आप देखोगे यहाँ पे कि अमेरिका और भारत ने संयुक्त रूप से IMEC यानी कि इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप आर्थिक कॉरिडोर की घोषणा की, जिसमें भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर की घोषणा की, जिसमें भारत को मध्य पूर्व से होते हुए यूरोप से आर्थिक रूप से जोड़ा जाएगा और भी अन्य देशों को जोड़ा जाएगा, जो कि चाइना की बेल्ट रोड इनिशिएटिव का काउंटर होगा, यानी उसके प्रतिरोध में होगा। तो ये 2-4 यहाँ पर काम किए गए G20 में, जो कि मैंने आपको बताया। और अब हम चलते हैं नारी शक्ति नारी वंदन अधिनियम की तरफ, जो 33% महिलाओं के आरक्षण से संबंधित प्रावधान है। तो क्या क्या प्रावधान है, कहाँ कहाँ पे लागू होंगे, इनकी पूरी डिटेल हम लोग जानकारी समझेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना दोस्तों, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर अब आपको यूपी स्पेशल की सीरीज भी आज शाम से देखने को मिलेगी। और शॉर्ट नोट्स की क्लास ऑलरेडी मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू कर दी है, जिसकी क्लास दोपहर के बाद देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पे PYQ सीरीज भी देखने को मिल रही है, करंट अफेयर्स की सीरीज भी देखने को मिलेगी। लास्ट टाइम में हो सकता है कि अगर समय रहा तो हम 500 MCQ सीरीज भी करेंगे, और नहीं रहा तो भी करंट अफेयर्स को आप बार बार रिवाइज कर लोगे, जिसमें आपका ई दृष्टि और घटनासार दोनों को ही शामिल किया गया है। और हैंड रिटन नोट्स का ये फायदा है कि आप कचरा मटेरियल से बच जाओगे, लिमिटेड पॉइंट पढ़ोगे।
उससे क्या होगा, जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो इन्हीं में से आएंगे। तो इसकी पीडीएफ को आप परचेज भी कर सकते हो। वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके वहां से पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। वहां से बहुत ही कम प्राइस में आप इसे परचेज भी कर सकते हो। और इसकी अगर आपकी सॉफ्ट कॉपी चाहिए होगी बुक वाली पीडीएफ, तो वो ऑलरेडी हमने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दी है, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हो, वो तो फ्री है। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है टेलीग्राम का। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। अभी भी ऑपरेशन के बाद मेरा आज ही जो है कि मैंने मतलब कल 16 तारीख को अपने टाँके वगैरह को कटवाया डॉक्टर साहब से, और उन्होंने बेड रेस्ट को बोला है। तो फिर भी जब मैंने उन्हें बताया कि देखिए करंट अफेयर्स की क्लासेस चलानी, बहुत सारी चीज़ें मेरे पे पेंडिंग है, जो कि बहुत सारे एस्पिरेंट पढ़ते हैं हमारे साथ, तो उन्होंने यही कहा कि ठीक है 1 से 2 क्लास बनाइए, लेकिन बेड रेस्ट ज़्यादा जरूरी है अभी। तो मैं बेड रेस्ट भी कर रहा हूँ, लेकिन उसी में थोड़ा बहुत हिम्मत करके आप लोगों के लिए रात में 12-1 बजे जग के क्लास बनाता हूँ, ताकि सुबह आराम से सोऊं और 9 बजे तक आपको क्लास ऑटोमेटिकली मिल जाए। तो ये सारा बस एक डेडिकेशन है आप लोगों के लिए, जो आप लोगों का प्यार है, सपोर्ट है, जो बना रहता है, और उसी लिए हम लोग डेडिकेट रहते हैं और कुछ नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो सबसे पहली बात होगी कि ये बिल और अधिनियम में तो अंतर पता होगा आपको। भाई बिल और अधिनियम में क्या अंतर होता है? बिल जब तक राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं होती है, लोकसभा राज्यसभा से पारित हो जाता है, तो उसे हम बिल कहते हैं या प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन जब राष्ट्रपति से मंजूरी मिल जाती है, तब वो एक अधिनियम बन जाता है, संवैधानिक संशोधन बन जाता है। तो बिल की बात करेंगे तो 128वें नंबर का बिल है। पूछ लेगा आरो कि नारी शक्ति से संबंधित जो आरक्षण वाला बिल आया वो कौन से नंबर का था, तो 128 नंबर का था। संविधान संशोधन विधेयक, यहाँ पर बिल लगाना चाहिए था वर्ड, तो वो हो गया। लेकिन जब ये पारित हो गया तो 106 नंबर का संवैधानिक संशोधन अधिनियम बना। संवैधानिक संशोधन कौन सा है? 106 नंबर का। अब यहाँ पर आपको क्रम से पता होना चाहिए कि आपका 101 नंबर पे क्या था, 102 नंबर पे ओबीसी था, 103 नंबर पे क्या था, 104 नंबर पे क्या था, 105 नंबर पे क्या था। ये सभी संवैधानिक संशोधन आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये लेटेस्ट क्रम वाइज आपसे पूछा जा सकता है। और जिसको पता है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि अदर लोगों को भी इसका बेनिफिट हो सके। तो अब इसमें बात यह है कि जो आरक्षण दिया जा रहा है महिलाओं को, पहली चीज ये जातिगत आधार पर नहीं दिया रहा है कि ओबीसी को दिया जाएगा, जनरल को दिया जाएगा, SC ST को नहीं, एक पूरी महिला कम्युनिटी को दिया जाएगा। महिला कम्युनिटी का मतलब धरती पे या यूं कहे भारत में कितने लोग रहते हैं? पुरुष रहते हैं, महिलाएं रहती हैं, ट्रांसजेंडर रहते हैं, 3 कम्युनिटी रहती हैं। लेकिन जो 48% के आसपास जो महिलाओं की आबादी है, उन पूरी महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया गया है। अब इसमें SC ST OBC अनरिजर्व नहीं किया गया है, पूरा का पूरा 33%, 543 सीटों का 33% पूरी महिलाओं के लिए रिजर्व है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, धर्म हो, SC ST OBC अनरिजर्व कोई भी हो, सभी के लिए वो जारी रहेगा। तो यहां पर बात करेंगे कि लोकसभा एवं विधानसभा, ध्यान देना कि लोकसभा और विधानसभा में 33% का आरक्षण दिया गया। लोकसभा की सीट में भी 33%, और जो राज्यों की जो विधानसभा होगी, जैसे यूपी की राज्य विधानसभा कितनी है? 403 है, तो इसमें 33% आरक्षण मिलेगा। जैसे अभी मैंने कल की क्लास में राजस्थान में बताया, MP में बताया, तो इसमें मिलेगा। लेकिन ये अभी से नहीं मिलेगा, कब मिलेगा वो भी हम बताएंगे। और ध्यान देना कि यूनियन टेरिटरीज में 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं, एक तो दिल्ली हो गई आपकी, पुदुचेरी हो गई, और जम्मू कश्मीर हो गई, जहां पे विधानसभा है। लेकिन यूनियन टेरिटरीज के लिए अपवाद है कि केवल और केवल अभी दिल्ली विधानसभा में ही दिया जाएगा। भाई सभी राज्यों की जो आपके 28 राज्य हैं, उन सभी राज्यों में विधानसभा है, वहां पे सभी में CM बैठते हैं, तो वहां पे भी मिलेगा, लोकसभा में भी मिलेगा। लेकिन दिल्ली विधानसभा जो कि यूनियन टेरिटरीज के रूप में केवल एक है, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी में विधानसभा है, लेकिन वहां पे महिलाओं का आरक्षण नहीं है। तो ध्यान देना इस बात को। समस्त महिला समुदाय का ये आरक्षण है, कैटेगरी वाइज नहीं, SC ST OBC करके नहीं है, सभी महिलाओं को आरक्षण दिया गया इसके माध्यम से। अब यहां ध्यान देना कि आरक्षण किसे नहीं मिला, तो राज्यसभा में आरक्षण नहीं है, पुदुचेरी विधानसभा पर आरक्षण नहीं लागू होगा, जम्मू कश्मीर पर भी लागू नहीं होगा। तो लोकसभा में जो ऑलरेडी SC की सीटें हैं 84 और ST की सीटें हैं 47, दोनों को जोड़ोगे तो 131 जो सीटें हैं SC ST की, इसी में आपकी 33% महिलाओं को आरक्षण मिल जाएगा, जो SC और ST कम्युनिटी की होगी। ध्यान देना 33% जो होल महिलाओं का आरक्षण है, तो उसमें जो SC ST के जो पहले से रिजर्वेशन है, उसी SC ST में जो अभी तक केवल पुरुष आ रहे थे, अब इसमें महिलाएं भी रिजर्व कर दी गई 33%। और सर्वप्रथम अगर मैं इसकी बात करूं तो 81वां संविधान संशोधन बिल आया था 1996 में, प्रस्तुत किया गया था, लेकिन ये उस समय फेल हो गया, यूं कहें कि उस समय इस पे बात नहीं बनी और आरक्षण नहीं दिया गया। अगली एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या ये आरक्षण परमानेंट है या ये आरक्षण SC ST की तरह 10 वर्ष के लिए है। तो ध्यान देना कि ये आरक्षण 15 वर्षों के लिए दिया जा रहा है।
अभी 104 नंबर का जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें यही तो था, SC ST के लिए 10 वर्ष का जो है कि रिजर्वेशन बढ़ाया जाएगा और एंग्लो इंडियन की सीट को समाप्त कर दिया जाएगा। तो हर 10 वर्ष पे SC ST का रिजर्वेशन बढ़ाया जाता है। तो इसी तरीके से विमेन रिजर्वेशन जो पार्लियामेंट में है, लेजिस्लेटिव में है, राज्य विधानसभा में, तो यहाँ पे 15 ईयर्स के लिए दिया जा रहा है, 15 साल के लिए, उससे ज्यादा नहीं। फिर उसके बाद समीक्षा की जाएगी, देखा जाएगा कि महिलाओं के अधिकारों में जागरूकता आई कि नहीं, महिलाओं में राजनीतिक चेतना आई कि नहीं, कितनी महिलाएं अब लोकसभा राज्यसभा में, मतलब लोकसभा राज्य विधानसभा में पार्टिसिपेट कर रही है। अगर लगता है कि रिजर्वेशन को भी और बढ़ाना चाहिए तो 10 साल, 15 साल, 20 साल, जो भी 15 साल बाद स्थिति होगी उसके बाद बढ़ा दिया जाएगा। और अगर लगा कि नहीं महिलाओं की स्थिति अब सुधर रही है, अब काफी जागरूकता बढ़ रही है, पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, तो रिजर्वेशन कैंसिल भी हो सकता है। तो ये 15 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। लेकिन क्या ये 2024 के चुनाव पर लागू होगा? तो मैं कहूंगा नहीं, 2024 के चुनाव में लागू नहीं होगा, क्योंकि यह आरक्षण का प्रावधान नई जनगणना एवं परिसीमन के बाद ही लागू होगा। और जो 2024 का जो चुनाव हो रहा है वो आपके 2011 की जनगणना पे हो रहा है। तो क्योंकि 2023 की जनगणना हुई नहीं है, 2021 में जो हो जानी चाहिए नहीं हुई है, तो हो सकता है कोविड वगैरह की वजह से नहीं हो पाई, तो हो सकता है 2024 के चुनाव के बाद नई जनगणना कराई जाए, 2025-26 में आ जाएगी। तो उस समय जनगणना जब होगी और नया परिसीमन लागू होगा, तब उसके बाद से महिलाओं को यह आरक्षण मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना इस चीज को। अब एक और पॉइंट है गजराज प्रणाली। गजराज से आप लोग क्या समझते हो? हाथी से संबंधित है। तो हाथियों की सुरक्षा के लिए एक सिस्टम चालू किया गया है जो AI पर आधारित होगा। तो इस पे देखेंगे कि रेलवे द्वारा, किसके द्वारा? रेलवे द्वारा AI आधारित गजराज प्रणाली को शुरू किया गया, जिससे हाथियों की मौत को कम किया जा सके। पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये अभी 7 राज्यों में शुरू किया गया, असम में, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, केरल और तमिलनाडु। तो 6 राज्यों में ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू किया गया है। तो बात क्या करनी है इसकी, अगर हम देखें तो रेलवे ने क्या किया, क्योंकि बहुत बार होता है कि रेलवे ट्रैक पे जो है कि लगातार जो है कि ट्रेन चल रही होती है स्पीड में, बुलेट ट्रेन, राजधानी ट्रेन, और ऐसे में हाथी वगैरह रास्ते में आ जाते तो उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है, क्योंकि ड्राइवर भी कुछ नहीं कर पाता, अचानक से हाथी आता है, अगर वो अचानक ब्रेक लगाएगा तो ट्रेन में बैठी पब्लिक जिसको चोट लगेगी, हो सकता है कुछ लोग मर भी जाएं, पीछे के ट्रेन के डिब्बे उतर जाए, तो वो भी मजबूर होता है, तो वो क्या करता है, गाड़ी को चढ़ाते हुए निकल जाता है आगे। तो ऐसे में AI प्रणाली के द्वारा शुरू किया जा रहा है कि ड्राइवर को 100 मीटर या 200 मीटर की रेंज में ही AI मेथड से पता चल जाएगा कि आसपास कोई हाथियों का झुंड है, तो इसलिए हो सकता है वो ट्रैक पे आ जाए तो गाड़ी की स्पीड स्लो कर दी जाए। तो ऐसे में 6 राज्यों में शुरू किया गया, असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, केरल, तमिलनाडु। अगर मैं झारखंड को छोड़ दूं तो बाकी सभी के सभी, असम और झारखंड को छोड़ दूं तो बाकी सभी तटीय राज्य हैं। आगे देखते हैं सुरक्षित शहर। ये क्या है भाई? दुनिया का कौन सा सुरक्षित शहर है? भारत का कौन सा है? तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक नवीनतम रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार तीसरे वर्ष कोलकाता भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। यानी कोलकाता को आज भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। और NCRB का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में, यहाँ से इसकी रिपोर्ट जारी होती है और यह गृह मंत्रालय के अधीन संचालित होता है। टॉप 10 में यूपी का कोई भी ऐसा शहर नहीं है जो बहुत सुरक्षित माना गया हो NCRB के द्वारा। NCRB मानती नहीं है कि यूपी का कोई भी शहर सुरक्षित है, कि जहां आप रहो। सुरक्षित का मतलब क्या होता है? बलात्कार ना हो, चोरी की घटना ना हो, डकैती घटना ना हो, मारपीट ना हो, आकस्मिक घटना ना हो, कोई भी किसी भी प्रकार का शोषण ना हो, ऐसी कोई भी घटना नहीं होनी चाहिए। तो इस मामले में कोलकाता सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया NCRB की रिपोर्ट के अनुसार। और ये लगातार तीसरी बार ऐसा है कि 2021, 2022 और 2023 में कोलकाता सबसे सुरक्षित शहर माना गया। अब आते हैं हम अपनी बाघ गणना रिपोर्ट। बाघ की जो गणना रिपोर्ट है हम उस पर बात करेंगे। तो यहां से जो प्रश्न पूछा जाएगा, बाघ गणना रिपोर्ट 2022, क्योंकि हर 4 साल पे ये रिपोर्ट आती है। तो 29 जुलाई 2023 को जिम कॉर्बेट रिजर्व में NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की गणना रिपोर्ट 2022 को जारी की गई और हर 4 साल पर ये जारी की जाती है। तो इससे पहले 2018 की रिपोर्ट 2019 में आई थी। तो 18 से 22 तक में क्या अंतर आया है? तो 2022 की रिपोर्ट 2023 में जारी की गई। और इससे पहला ही प्रश्न बन सकता है, और वो पहला प्रश्न बन सकता है कि ये जो रिपोर्ट जारी की गई ये किस टाइगर रिजर्व से जारी की गई? तो आपका टाइगर रिजर्व का नाम याद होना चाहिए, और वो टाइगर रिजर्व का नाम है जिम कॉर्बेट रिजर्व। NTCA की रिपोर्ट वहां से जारी हुई। तो इसमें बताया गया कि 2018 में जो बाघ थे हमारे पास भारत में 2967, जो 2022 में 4 साल में लगभग 6.1% की वृद्धि होकर सीधे सीधे 3167 हो गए, 200 बाघ की वृद्धि हुई है।
कितने बाघों की वृद्धि हुई? 200 बाघों की वृद्धि हुई। और कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 6.1% की। तो जरा यहाँ पे कुछ स्टेट है जिनमें वृद्धि दर्ज की गई, तो जरा हम उसे भी कवर कर लेते हैं। जैसे अगर आप देखोगे एमपी, एमपी को तो हम लोग टाइगर स्टेट पहले से ही बोलते आ रहे हैं, और यहाँ पे 7 बाघ अभ्यारण्य है। अभी जो देश का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य मैंने आपको बताया कि जो दामोह जिला में दुर्गावती है, उसमें नोआमेरी जो जुड़ेगा, तो मैंने उसको बता दिया आपको। तो वहां पे एमपी में 2018 के अनुसार 526 थे, लेकिन अब बढ़ के 785 हो गए पहले नंबर पे। दूसरी रैंकिंग है कर्नाटक की, जहां 524 से बढ़ के 563 हो गए। तीसरी रैंकिंग है यूके की, अर्थात यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड, 442 से बढ़ के 560। तो ये तो शुरू के 1 2 3 है। और चौथे नंबर पे महाराष्ट्र आता है, 312 से बढ़ के 444। यूपी की रैंकिंग की बात करेंगे तो 8वें नंबर पे पूरे भारत में यूपी आता है, जिसमें 173 टाइगर थे, और यहां से बढ़ के 205 टाइगर हो गए, और ये वृद्धि हुई है। अगर मैं बात करूं कितने टाइगर की जो है कि वृद्धि देखने को मिलती है, तो आप देखोगे 32 टाइगरों की वृद्धि देखने को मिलती है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि यूपी में कितने टाइगरों में वृद्धि देखने को मिली? 32 टाइगर, जो कि 173 से बढ़ के 205 हो गए। और यूपी की रैंकिंग कितनी है पूरे इंडिया में? तो 8वीं रैंकिंग है। और सर्वाधिक अगर हम बाघ की बात करें, तो यहाँ पे स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन टाइगर रिजर्व की बात कर रहा हूं कि कौन सा बाघ अभ्यारण्य है जहां पर सर्वाधिक बाघ देखने को मिले। तो 260 बाघ यूके के, यानी उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट रिजर्व में ही देखने को मिलते हैं। जबकि सबसे अधिक बाघों की बात करें तो एमपी में है, लेकिन यहाँ पे 7 अलग अलग टाइगर रिजर्व में है। लेकिन जिम कॉर्बेट में सबसे अधिक देखने को मिलते हैं आपको 260 बाघ अकेले। और अब इसके साथ ही पूरे दुनिया का 75% जो बाघ है वो भारत में रहते हैं। तो ये 4-5 आंकड़े थे जहां से प्रश्न आपसे पूछेगा, तो आप इसको सॉल्व कर लोगे। अब चलते हैं वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम, WCCF क्या है भाई ये? तो कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला ये भारत का पहला शहर बन गया है। कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु है, जो कि पहला शहर बन गया है भारत का जो WCCF में शामिल हुआ है। और इस तरीके से ये पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो बंगलुरु 41वां शहर बना है इस बार। तो 41वें शहर, अर्थात कि WCCF में टोटल 41 शहर शामिल हो चुके हैं, जो कि बंगलुरु 41वें नंबर पे, और भारत का पहला शहर ऐसा है। WCCF द्वारा अनबॉक्सिंग बंगलुरु नाम से एक सहयोगी परियोजना भी लागू की गई, और इसकी स्थापना सन 2012 में की गई थी। असल में ये जो है वर्ल्ड स्तर पे सिटीज कल्चर, जो शहरों का जो कल्चर है उसको एडॉप्ट करते हुए जो एक रिपोर्ट जारी करते हैं, जिसमें कुछ शहरों को ये लिस्ट में शामिल करते हैं, और कुछ नहीं है ये। ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप, ये प्रश्न इस बार मुझे उम्मीद है कि यहां से बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि अभी हम बात करेंगे भारत के ऊपर। तो यूएन की जो महासचिव हैं एंटोनियो गुतरेस, जो पुर्तगाली व्यक्ति हैं, इनके निमंत्रण पर GCRC अर्थात ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में भारत शामिल हो चुका है। GCRC की बात करें, आरजी की बात करें, तो इसकी स्थापना मार्च 2022 में की गई थी। और इसकी स्थापना इसलिए की गई थी कि जो वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा का मुद्दा है, ऊर्जा का मुद्दा है, वित्त में तत्काल वैश्विक मुद्दों के समाधान हेतु, जो फाइनेंस को लेके मुद्दे हैं, ऊर्जा को लेके, खाद्य सुरक्षा को लेके, तो इन मुद्दों का हमें समाधान चाहिए। और ऐसे में भारत दुनिया को एक नई दिशा, नया समाधान प्रस्तुत कर सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो यूएन के महासचिव हैं एंटोनियो गुतरेस ने ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप, नाम से पता चल रहा है कि ग्लोबल स्तर पे जो क्राइसिस है उसके लिए हम क्या रिस्पांस कर सकते हैं, क्या समाधान कर सकते हैं, उस ग्रुप में भारत को शामिल किया गया है। ये भारत की वैश्विक छवि को दर्शाता है कि भारत दुनिया को एक नई राह दिखा सकता है, नई समस्या का समाधान दिखा सकता है कि आपको समस्याओं का समाधान कैसे करना है। और इस चैंपियन ग्रुप में वर्तमान में बांग्लादेश, बारबाडोस, डेनमार्क, जर्मनी, इंडोनेशिया, सेनेगल आदि शामिल हैं, और अब इसमें भारत भी शामिल हो चुका है। आगे देखते हैं शिक्षा पर ग्रेडिंग। शिक्षा पर ग्रेडिंग की बात करें तो इसमें एक इंडेक्स 2.0 जारी किया गया। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने जुलाई 2023 को वर्ष 2021-22 के लिए राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 जारी किया गया। यानी इस पे एक रिपोर्ट जारी की गई प्रदर्शन ग्रेडिंग कि जो राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं एजुकेशन के मामले में कहां तक परफॉर्म करते हैं। तो ये जो ग्रेड है वो 10 श्रेणियों में ग्रेड प्रदान होती है। हालांकि शुरू के 5 श्रेणियों में किसी भी राज्य को कोई ग्रेड नहीं मिला, तो शीर्ष 5 ग्रेड पे कोई भी नहीं आया। छठे ग्रेड से अगर हम बात करें तो 6 ग्रेड पर आपका चंडीगढ़ यानी यूनियन टेरिटरीज और पंजाब सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। यूपी की बात करें तो यूपी का जो आकांक्षी 2 ग्रेड आता है जो कि 9वीं ग्रेड के रूप में है। तो आप देख सकते हो कि जो प्रदर्शन की जो रिपोर्ट आई है, यानी ग्रेडिंग इंडेक्स में यूपी की जो रैंकिंग है वो 9वें नंबर की ग्रेडिंग इनको मिलती है, जबकि शुरू की 5 ग्रेडिंग किसी को नहीं मिलती। छठी ग्रेडिंग से पंजाब और चंडीगढ़ सर्वोच्च रहते हैं।
अब श्रीलंका के राष्ट्रपति की भारत यात्रा देख लेते हैं। तो श्रीलंकन राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे साहब हैं, जो कि जुलाई 2023 को भारत की यात्रा पर थे। 75वीं वर्षगांठ के संबंधों पे दोनों ही राष्ट्र प्रमुखों का यहाँ पे मिलना तय था और दोनों देशों ने प्रमोटिंग कनेक्टिविटी कैटलाइजिंग प्रॉस्पेरिटी शीर्षक से विजन दस्तावेज अपनाया। तो ये विजन दस्तावेज आपको याद रखना है कि ये जो विजन दस्तावेज है ये किन दो देशों के बीच का है। पता चले ऑप्शन में आपको भारत नेपाल दे दे, भारत भूटान दे दे, भारत बांग्लादेश दे दे, तो याद रखना कि भारत श्रीलंका के बीच में ये टाइटल जो है कि विजन दस्तावेज आता है, प्रमोटिंग कनेक्टिविटी कैटलाइजिंग प्रॉस्पेरिटी। इसके बाद इसमें कुछ समझौते भी किए गए हैं, जैसे आप देखोगे कि नागपट्टिनम भारत में और कांकेस्थुराई श्रीलंका के मध्य अब नौका यात्रा पे सहमति हो गई है कि इनके बीच नौका यात्रा की जा सकेगी। तो नागपट्टिनम और कांकेस्थुराई, नागपट्टिनम कहाँ पे? तमिलनाडु में, क्योंकि भाई तमिलनाडु का ही तो हिस्सा है जो श्रीलंका के साथ बॉर्डर शेयर करता है और साथ ही साथ श्रीलंका यहाँ पे यूपीआई की सेवा में भी शामिल हो चुका है। जो भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, जो हम लोग यूपीआई यूज करते हैं, गूगल यूपीआई, भीम यूपीआई या फोन पे यूपीआई, पेटीएम यूपीआई, तो इसमें श्रीलंका भी अब शामिल हो गया है। तो श्रीलंका, भूटान, यूएई, फ्रांस, नेपाल, भूटान, इस तरीके से इतने देश जो है कि भारत की यूपीआई सेवा में शामिल हो चुके हैं। और इससे फायदा क्या होगा कि अब भारत का नागरिक जब इतने देशों में जाएगा तो वहां पे वो अपने गूगल पे, फोन पे, पेटीएम की यूपीआई का प्रयोग करके डायरेक्ट पेमेंट कर सकता है। वहां पे उसे करेंसी चेंज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे टूरिस्ट को टूरिज्म करने यानी घूमने फिरने में थोड़ी सी आसानी हो सकेगी। तो ये अच्छी सुविधा है। आगे हम चलते हैं, एससीओ सम्मेलन की बात कर लेते हैं। एससीओ सम्मेलन की बात करें, हालांकि ये मुद्दा तो इंटरनेशनल है लेकिन भारत में आयोजित हुआ था, इसलिए नेशनल करंट अफेयर्स में हम लोग कवर कर रहे हैं। जैसे भारत की मेजबानी में 4 जुलाई 2023 को 23वां शिखर सम्मेलन वर्चुअल तरीके से आयोजित किया गया था। किस तरीके से? वर्चुअल तरीके से। इसीलिए आप देखोगे एससीओ की मीटिंग भी हुई तो पता भी नहीं चला कि कब हो गई, लेकिन G20 की जब मीटिंग हुई तो पिछले 2 महीने से 3 महीने से खूब प्रचार हो रहा था, क्योंकि वो वर्चुअल नहीं थी बल्कि यहाँ पे सभी लोगों को आना था, सभी का स्वागत किया गया, सभी की व्यवस्था की गई। लेकिन एससीओ की जो मीटिंग थी वो वर्चुअल थी, केवल लाइव टेलीकास्ट के रूप में मोदी जी अपने ऑफिस में बैठ के और सभी देशों के जो शीर्ष प्रमुख थे एससीओ के, वो सारे के सारे अपने लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से मीटिंग कर लेते हैं। और इसमें मोदी जी के द्वारा एक थीम दी गई थी, टुवर्ड्स सिक्योर एससीओ, यानी कि हम सुरक्षित एससीओ की ओर बढ़ेंगे। सिक्योर का मतलब सुरक्षित। अब यहाँ पे सिक्योर की जो वैल्यू है तो उसके वर्ड्स को अगर हम देखें, क्योंकि हमारे मोदी जी इस मामले में बहुत अग्रणी नेता हैं कि हर एक चीज के कोड बनाने में बहुत एक्सपर्ट है उनकी टीम। तो सिक्योर में सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रेस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, तो ये पूरी तरीके से सिक्योर की फुल मीनिंग है। और इसके सदस्य देशों की बात करेंगे तो हम सदस्य देशों को देख लेते हैं। तो इसके सदस्य देशों की बात करेंगे तो टोटल इसमें 8 सदस्य देश हो चुके हैं। ध्यान देना कि चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये तो हो गए आपके 6 देश। लेकिन भारत और पाकिस्तान भी अब इसमें शामिल हो चुके हैं और भारत और पाकिस्तान इसमें शामिल हुए हैं आपके 2017 में शामिल हो चुके हैं। इससे पहले पर्यवेक्षक के रूप में रहते थे एससीओ में भारत और पाकिस्तान, लेकिन अब ये भी पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हो चुके हैं। 2024 का एससीओ पर्यावरण वर्ष घोषित किया गया, यानी 2024 को एससीओ के द्वारा एससीओ पर्यावरण घोषित किया गया। और अब जो इसका 24वां शिखर सम्मेलन होगा 2024 में, वो होगा कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में। कहाँ पे होगा? राजधानी अस्ताना में। तो वहां पे वर्चुअल नहीं होगा बल्कि सभी लोग वहां पे शीर्ष नेता जाएंगे, मिलेंगे। जबकि भारत में क्या हुआ, 23वें वाले पे वर्चुअल कर दिया गया। और ईरान जो है कि एससीओ का नया स्थायी सदस्य बन चुका है। और अब जो है कि जब 24वां शिखर सम्मेलन होगा तो वहां पे 8 नहीं बल्कि एक और सदस्य जाएगा जिसका नाम है ईरान। तो टोटल 9 सदस्य हो चुके हैं। और एससीओ की स्थापना सन 2001 में हुई थी। और ध्यान देने वाली बात है कि जो मध्य एशिया के जो 5 तान वाले देश हैं, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, और एक देश इसमें छूटता है तुर्कमेनिस्तान, जो कि इसमें शामिल नहीं है। तुर्कमेनिस्तान इसमें शामिल नहीं है, ध्यान देने वाली बात है ये। और यहाँ पे हम सेकंड लास्ट टॉपिक पे चलेंगे, सिकल सेल एनीमिया की बात करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हालांकि इसकी जो घोषणा हुई थी वो बजट हमारे 2023-24 में ही हो चुकी थी। जब मैं इकोनॉमिक सेक्शन को कवर करूंगा तो वहां पे इस चीज को कवर कर दूंगा। लेकिन उसके बाद 1 जुलाई 2023 को शहडोल जिला, जो कि एमपी का शहडोल जिला है, यहां पर उन्मूलन कार्यक्रम 2047 का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है कि आदिवासी समुदायों में इस बीमारी का समाधान करना।
मेन टारगेट ही है जो सिकल सेल एनीमिया है, जिसमें खून की कमी हो जाती है। तो मुख्य रूप से आदिवासी समुदाय में ये प्रमुख रूप से बीमारी देखने को मिल रही है भारत में। तो आदिवासी सबसे अधिक कहाँ पे देखने को मिलते हैं? एमपी में, और एमपी के शहडोल जिले से ही इस आदिवासी समुदाय से इस बीमारी को समाप्त करने के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है। और यह एक आनुवंशिक रक्त विकार है। तो आप कह सकते हो कि ब्लड से संबंधित बीमारी तो है, लेकिन एक कैसी बीमारी है? जेनेटिक। अगर एक पीढ़ी में बीमारी है तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जाएगी। और जेनेटिक बीमारी के बारे में मैंने आपको बायोलॉजी में बता दिया है कि इसमें सबसे अधिक पुरुष प्रभावित होते हैं। महिला हमेशा क्या होती है? वाहक होती है। महिला बीमारी को लेकर आगे चलती है, वो प्रभावित नहीं होती है, वो पीड़ित नहीं होती, बल्कि कौन प्रभावित होता है? तो वो होता है आपका पुरुष। और इसको समाप्त या उन्मूलन करने का जो लक्ष्य रखा गया 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को समाप्त कर देना है। और ये 2023-24 के बजट में लॉन्च की गई थी ये योजना। और अब हम यहाँ पे लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे करंट अफेयर्स का, नेशनल करंट अफेयर्स का। इसको पढ़ने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो हमने टॉपिक पढ़े हैं ये हमने पढ़े घटना सार के, और अलग से अब मैं इसी के साथ जो बचे हुए, जैसे घटना सार और घटना चक्र के लगभग 70% टॉपिक सेम होते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स वही चीज वो भी फॉलो करते हैं, लेकिन 20 to 30% जो इंपॉर्टेंट लगभग 15 से 20 टॉपिक और मिलेंगे जो कि हमारे घटना चक्र ई दृष्टि से सम्मिलित होंगे। तो उसके लिए मैं अलग से क्लास आपको नेशनल करंट अफेयर्स के नाम से लेकर आऊंगा। तो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा नेशनल वाला आज ये कंप्लीट हो जाएगा 2 लेक्चर में, जिसका पहला लेक्चर मैंने ऑलरेडी कल पोस्ट कर दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं चैनल पर। और चलते हैं अपने टॉपिक पे, ईपीआर क्रेडिट। ईपीआर का मतलब क्या होता है भाई? एक्सटेंडेड प्रोडक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी। इंदौर शहर देश का पहला शहर बन गया है जिसे ईपीआर क्रेडिट प्राप्त हुआ है। ईपीआर एक पर्यावरणीय दृष्टिकोण है। क्या मतलब है? क्योंकि यहाँ पर जो नगर निगम है, इंदौर नगर निगम, ये देश का ऐसा पहला नगर निगम हो गया है जिसने अपने प्लास्टिक उत्पादन जितना भी हो रहा था, प्लास्टिक कूड़ा कचरा, उसका रिसाइकल करने का जो है कि क्रेडिट प्राप्त किया है, कि इसने पूरी 100% मात्रा में जितना भी प्लास्टिक कचरा हो रहा था उसको रिसाइकिल कर दिया है। तो ये विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व होता है कि जो भी आप प्लास्टिक पॉल्यूशन कर रहे हैं, प्लास्टिक के प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसको रिसाइकल करने की भी जिम्मेदारी होती है। तो इस जिम्मेदारी को इंदौर नगर निगम ने पूरी शिद्दत से अपनाया, पूरी शिद्दत से उसका पालन किया, और इसलिए ये पहला शहर बन गया जिसको भारत सरकार के द्वारा ईपीआर क्रेडिट प्राप्त किया गया है। तो ईपीआर मतलब एक्सटेंडेड प्रोडक्टिव या प्रोडक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने 2 लेक्चर में नेशनल को कंप्लीट कर दिया, जिसमें घटना सार पूरा कंप्लीट हो गया है। और अब हम अगला लेक्चर एक लेके आएंगे घटना चक्र का, लेकिन वो लेक्चर होगा आपके घटना सार के 2-3 लेक्चर के बाद, क्योंकि अभी वो मैगजीन आउट ऑफ स्टॉक हो गई है मार्केट में। शायद मुझे आज मिल जाएगी तो मैं उसके नोट्स तैयार कर दूंगा। और अब हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे आपका अंतर्राष्ट्रीय। ध्यान देना कि राष्ट्रीय वाला ही थोड़ा बड़ा रहता है, इसलिए उसका 2 लेक्चर लगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हो या फिर आर्थिकी हो, ये सभी के सभी एक ही एक लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे, 1 से 1.5 घंटे के लेक्चर में। जैसे जैसे मेरी हेल्थ रिकवर हो रही है वैसे वैसे मैं क्लास के ड्यूरेशन को बढ़ाते हुए चलूंगा, क्योंकि लंबे समय तक बोल पाना ये भी थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो रहा है मेरे लिए। नहीं तो मैं 1 से 2 घंटे की क्लास बना के एक एक टॉपिक को कवर कर सकता था, क्योंकि पिछले 2023 के पीसीएस में हम लोगों ने किया भी है 2-2 घंटे की क्लास लगातार लेकर। लेकिन थोड़ी सी हेल्थ इशू हो रहा है, लेकिन पूरी कोशिश रही कि आपका समय से पहले 20 तारीख से पहले सारी करंट अफेयर्स की क्लास खत्म हो जाए, जिससे अगले 15 दिन में आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। और नोट्स वगैरह आप इसके परचेस कर सकते हो, पीडीएफ को, हैंड रिटन नोट्स, जो कि पूरा कचरा मटेरियल हटा के टारगेटेड पॉइंट जो एग्जाम ओरिएंटेड है उन चीजों को लेकर आगे बढ़े हैं हम लोग, जो आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लोगे। मैक्सिमम 25 से 30 पेज में होगा और आप रिवीजन बार बार करते रहोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।